नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सुहासिनी हैदर ने ये आर्टिकल लिखा है। देखो, जैसे ही हमने आर्टिकल 370 को इनफेक्टिव बनाया, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने दुनिया भर के लीडर्स को कन्विंस कराना स्टार्ट कर दिया। ये इंडिया का इंटरनल मूव था, आप इस पर रिएक्ट मत कीजिए। इस दिशा में काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए। जैसे हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो चाइना, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स की यात्रा पर गए और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे थिंक टैंक्स के साथ इंटरेक्शन की ताकि एक नैरेटिव तैयार किया जा सके कि इंडिया के इस मूव से आतंकवाद जो है वो कर्ब होगा। हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल और हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, ये भी वेस्ट एशियन कंट्रीज की यात्रा पर गए, जैसे यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्सनली बात की यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप से और उनको एक्सप्लेन किया कि ये जो मूव था आर्टिकल 370 को इनफेक्टिव बनाने का, ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब स्विट्जरलैंड की यात्रा पर गए तो वैसे देखो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कश्मीर के इशू पर कुछ चर्चा होगी, लेकिन स्विट्जरलैंड ने एजेंडा में ये इशू रख दिया कि सिचुएशन इन कश्मीर, इस इशू पर हमें बात करनी है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी एम्बेरसिंग था। इसके अलावा विजय गोखले जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, इन्होंने भी देखो जो हमारे एम्बेसडर्स हैं विभिन्न देशों में, उनको मोबिलाइज किया, उनको समझाया कि किस प्रकार से आपको अपनी ओपिनियन देनी है इस इशू पर, ताकि वर्ल्ड में नैरेटिव ऐसा बने कि इंडिया का ये मूव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और विभिन्न देशों को ज़्यादा इस पर रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन ये उठता है, इंडिया की डिप्लोमेसी इस मामले में सक्सेसफुल रही है या फिर फेलियर रही है। आर्टिकल में कहा जाता है, देखो मिक्स सा रिजल्ट रहा है। मतलब ना तो आप इंडिया की डिप्लोमेसी को फेलियर कह सकते हो पोस्ट आर्टिकल 370, ना ही आप इसे सक्सेसफुल कह सकते हो। हाँ, लेकिन कुछ इश्यूज काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग हैं। देखो, आर्टिकल 370 को इनफेक्टिव बनाने के बाद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में एक क्लोज डोर मीटिंग हुई, यानी बंद दरवाजे में मीटिंग हुई चाइना की रिक्वेस्ट पर। और 50 सालों में ये पहली बार था कि कश्मीर के इशू को डिस्कस किया गया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में बंद दरवाजे में। वैसे देखो, इंडिया के लिए राहत की बात यह रही, इस मीटिंग के बाद कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। समझ गए? मैं फिर से बोलता हूं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बंद दरवाजे में 50 साल बाद कश्मीर के इशू पर मीटिंग हुई थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस मीटिंग के बाद कोई पब्लिक स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। अगर ऐसा होता तो इंडिया के लिए एम्बेरसमेंट होती। यूरोपियन पार्लियामेंट भी मिली, इस इशू पर उनकी डिबेट हुई और 10 साल पहले ऐसा हुआ था कि यूरोपियन पार्लियामेंट ने कश्मीर के इशू पर चर्चा की हो। लेकिन अच्छी बात यह रही कि डिस्कशन के बाद यूरोपियन पार्लियामेंट ने किसी प्रकार का रेजोल्यूशन अडोप्ट नहीं किया कश्मीर के इशू पर। अभी हाल ही में 23 राइट विंग मेंबर्स गए थे यूरोपियन पार्लियामेंट के और उन्होंने इंडिया के एक्शंस को जस्टिफाई किया। मतलब इंडिया ने जो आर्टिकल 370 हटाया है और उसके बाद सिक्योरिटी को जिस प्रकार से मेंटेन किया जा रहा है उसका समर्थन किया 23 यूरोपियन पार्लियामेंट के एमपीज ने। लेकिन एम्बेरसमेंट तब हो गई, अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले की बात है, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल यहाँ पर आई थी और उन्होंने कश्मीर के इशू पर बोल दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में फिलहाल जो सिचुएशन है ये सस्टेनेबल नहीं है, लंबे समय तक ऐसा नहीं चल सकता है। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी चिंता की बात रही कि जर्मनी की चांसलर के द्वारा इस प्रकार की स्टेटमेंट देना कश्मीर के इश्यू पर। पाकिस्तान ने देखो पूरी कोशिश की कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया जाए, लेकिन इसके लिए इनफ नंबर्स पाकिस्तान नहीं जुटा सका और इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन नहीं आया। सितंबर के लास्ट में जब यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग में 3 देशों ने पाकिस्तान का साथ दिया और कश्मीर के इशू पर बोला। एक चाइना, दूसरा मलेशिया और तीसरा टर्की। इसके अलावा देखो ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के कॉन्टैक्ट ग्रुप के द्वारा कश्मीर के इशू पर एक काफ़ी इंडिया को क्रिटिसाइज करने वाली स्टेटमेंट जारी की
ओआईसी के कॉन्टैक्ट ग्रुप में ये सारे देश शामिल हैं, टर्की, अजरबैजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री हाल ही में सऊदी अरेबिया की यात्रा पर गए थे, तो आप कह सकते हो सऊदी अरेबिया का जो स्टैंड है कश्मीर के इशू पर वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं है, इंडिया के पक्ष में नहीं है, तो इतना ज़्यादा अगेंस्ट भी नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया का कोऑपरेशन इंडिया के साथ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। पिछले कुछ सालों में हमने एक आर्टिकल भी डिस्कस किया था, तो ये इंडिया के लिए सुखद चीज़ है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएसए ने कैसे रिएक्ट किया इस इशू के ऊपर। वैसे देखो, जब एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुई थी हाउडी मोदी, तो उस इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने ही कश्मीर मूव को जस्टिफाई किया था, और यूएस के राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा इस इशू पर कुछ नहीं बोला गया था, तो लग रहा था यूएसए सेम पेज पर है। लेकिन यूएस की जो कांग्रेस है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट है, वहां पे जो यूएस की कांग्रेस है वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है कश्मीर इशू पर। यह इंडिया के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले यूएस कांग्रेस की सब कमेटी द्वारा साउथ एशिया में ह्यूमन राइट्स के इशू पर एक हियरिंग हुई, और सेनेट अप्रोप्रिएशन बिल में भी कश्मीर में जो पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन किया गया है, कम्युनिकेशन ठप है, इस इशू पर लैंग्वेज जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। तो मतलब यूएस की कांग्रेस में अगर कोई रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो ये अच्छा नहीं होगा। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने माना कि देखो, वेस्टर्न कंट्रीज़ में नरेटिव इंडिया के अगेंस्ट इसलिए बना है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स या फिर वाशिंगटन पोस्ट, ये जो कुछ बड़े न्यूज़पेपर हैं, इन्होंने आर्टिकल छापे कश्मीर इशू पर, और वो आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थे। वैसे देखो, इसके रीजंस भी हैं कि वर्ल्ड के जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उनकी लैंग्वेज क्रिटिसिज्म वाली क्यों रही इंडिया के कश्मीर मूव के ऊपर। लिखने लायक बात नहीं है, लेकिन नॉलेज वाली बात है। देखो, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, उनके रिलेशंस अच्छे हैं इनके साथ, न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकारों के साथ, वाशिंगटन टाइम्स के पत्रकारों के साथ, क्योंकि इनको एक्सेस बहुत देते हैं पाकिस्तान के लीडर्स। पाकिस्तान की आर्मी स्पेशल बुलाती है इन बड़े न्यूज़पेपर्स के जर्नलिस्ट को, आप यहाँ पे आइए, उनकी खूब आवाभगत होती है, उनको ले जाया जाता है ऐसी जगहों पर जहाँ पे मतलब आमतौर पे वो अपने लोकल न्यूज़पेपर के पत्रकारों को भी नहीं लेके जाएंगे। इवन पाकिस्तान के जो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इंटरव्यू देते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी न्यूयॉर्क टाइम्स को, वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू दिया था। लेकिन हमारे वाले ना ज़्यादा भाव नहीं देते, हमारी इंडियन आर्मी बिल्कुल भाव नहीं देती इस प्रकार से बड़े न्यूज़पेपर्स के पत्रकारों को। हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी इनको इंटरव्यू देते नहीं हैं। अब देखो, जिस देश के पॉलिटिकल लीडर्स इंटरव्यू देंगे उनके खिलाफ ये जो बड़े न्यूज़पेपर के पत्रकार हैं वो अपना कर्ज चुकाएंगे ना। मतलब इमरान खान ने इंटरव्यू दिया है हमें, तो कुछ तो उसका फ़ायदा करना पड़ेगा ना पत्रकार को। तो इसलिए वो पाकिस्तान की लैंग्वेज ज़्यादा बोलते हैं, और हमारा, आप बोल सकते हो, जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है थोड़ा ढीला ढाला है, या फिर कुछ भी कह सकते हो आप। हमें लगता है कि आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता तो देखो है। ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है वो तो देखो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि परसेप्शन क्या बन रही है उस इशू के बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वर्ल्ड के बड़े न्यूज़पेपर्स में सारे आर्टिकल इंडिया के पक्ष में छपे होते तो क्या जर्मनी की चांसलर ये बोलती कि कश्मीर में जो वो सिचुएशन है वो अनसस्टेनेबल है, या फिर विभिन्न काउंसिल्स में जो रेजोल्यूशन लाने की बात हो रही है क्या वो बात आती? नहीं आती। तो ये परसेप्शन बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, जिसमें जो भी शामिल हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, पीएमओ, या फिर हमारे थिंक टैंक्स, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि कश्मीर इशू के बारे में गलत परसेप्शन ना बने। इसके साथ साथ ग्राउंड लेवल पर भी जल्द से जल्द सिचुएशन को इम्प्रूव करना होगा। इसके बाद देखो, आर्टिकल में ये बोला जाता है इंडिया के लिए 3 कंसर्निंग इश्यूज हैं। पहला, कश्मीर का इशू बहुत ज़्यादा इंटरनेशनलाइज हो गया है आर्टिकल 370 को इनइफेक्टिव बनाने के बाद। 1990s में जब कश्मीर में वायलेंस काफ़ी ज़्यादा था, तो उस समय इंडिया के खिलाफ ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रेजोल्यूशन पास होने वाला था। तो उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। उन्होंने अपोजिशन लीडर्स अटल बिहारी वाजपेयी, जम्मू एंड कश्मीर के लीडर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के लीडर सलमान खुर्शीद, इनको जेनेवा में भेजा था ताकि इंडिया के खिलाफ UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रेजोल्यूशन ना पास हो।
और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। ये जो डेलीगेशन गया था, इनके काम की वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा अपना रेजोल्यूशन विड्रॉ करने के लिए, और फ़ायदा ये भी हुआ कि अभी तक यानी 2019 से पहले तक रेजोल्यूशन आने की बात भी नहीं उठी इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन अब बात उठी, वो बात अलग है। पाकिस्तान नंबर्स नहीं जुटा पाया, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा कोशिश बहुत ज़्यादा की गई कि इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन लाया जाए। दूसरा कंसर्निंग इशू इंडिया के लिए ये है कि देखो, अब इंडिया और पाकिस्तान को हाइफनेट करके विभिन्न देश देखने लगे हैं। इंडिया का हमेशा से प्रयास ये रहा है कि विभिन्न बड़े देश जो हैं वो इंडिया को अलग से ट्रीट करें, वो इंडिया पाकिस्तान को एक साथ ट्रीट ना करें। हमेशा इंडिया ने इस बात पर फोकस किया है कि हम पाकिस्तान से अलग हैं, पाकिस्तान हमारे देश में आतंकवादियों को भेजता है ताकि इंडिया में इंस्टेबिलिटी पैदा की जा सके। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद और बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के बाद जिस प्रकार से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट की आवाज़ें उठी, तो वर्ल्ड के जो विभिन्न लीडर्स हैं अब इंडिया और पाकिस्तान को हाइफनेट करके देखने लगे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इंडिया एक बड़ी पावर है और इंडिया को पाकिस्तान से हमेशा जोड़ के देखना तो मतलब इंडिया को रिस्पेक्ट देने वाली बात ये नहीं है। और इसके लिए देखो, कुछ हद तक इंडिया खुद भी जिम्मेदार है। बड़े जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के समिट ऑर्गेनाइज होते हैं जैसे नैम, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान के बारे में बोलता है तो विभिन्न देशों को भी यही लगता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे बहुत फोकस करता है। तो हमें हमारी फॉरेन पॉलिसी इस प्रकार से रखनी चाहिए कि हम पाकिस्तान को ज़्यादा भाव ना दें। तीसरा कंसर्निंग इशू देखो ये है, इंडिया ने हमेशा ये स्टैंड रखा है कि जो भी इश्यूज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उनको इंडिया अपने आप से सुलझाएगा। कश्मीर को तो इंडिया अपना इंटरनल इशू बताता है, तो इंडिया पाकिस्तान से भी बात नहीं करता कश्मीर के इशू पर। तो थर्ड पार्टी की मीडिएशन तो आप छोड़ ही दीजिए। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने काफ़ी अपनी पीठ थपथपाई कि जो हमारे विंग कमांडर थे अभिनंदन, उनको वापस इंडिया में लाने में उन्होंने मीडिएशन करवाया इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इसके बाद भी काफ़ी बार ट्रंप ने ये ऑफर किया कि मैं मीडिएट कर सकता हूँ इंडिया और पाकिस्तान के बीच कश्मीर इशू पर। इवन देखो यूएई, सऊदी अरेबिया, नॉर्वे, रसिया, चाइना, इन्होंने भी ऑफर किया कि वो मीडिएट कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच शांति इस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये चीज़ देखो इंडिया के अगेंस्ट है, क्योंकि बार बार इंडिया ये बोलता है हम नहीं चाहते मीडिएशन, फिर भी वर्ल्ड के जो दूसरे देश हैं वो मीडिएशन की बात करते हैं। इसका मतलब इंडिया की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। इसीलिए इंडिया के स्टैंड के बावजूद विभिन्न जो देश हैं वो मीडिएशन की बात करते हैं। लास्ट में आर्टिकल में बोला जाता है, देखो चाइना, टर्की, मलेशिया अगर वो इंडिया के खिलाफ बोलते हैं, पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमेशा से पाकिस्तान के सपोर्टर रहे हैं। लेकिन वो देश जो हमेशा से इंडिया के पक्ष में बोलते आए हैं, जिन्हें इंडिया का दोस्त माना जाता है, ऐसे देशों के द्वारा भी कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। और मेनली देखो जो क्रिटिसिज्म है वो कुछ ऐसे इश्यूज पर हैं, जैसे जो मेन स्ट्रीम कश्मीरी लीडर्स हैं उनको डिटेन करके रखा गया है, डिटेंशन में रखा गया है, इंटरनेट ठप है और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को आने नहीं दिया जा रहा है कश्मीर में। लास्ट में ये बोला जाता है, कश्मीर मूव के बाद इंडिया का जो ब्रांड था, ब्रांड इंडिया, कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्लूरलिस्टिक कंट्री है, विभिन्न एथनिक ग्रुप्स, लैंग्वेजेस के लोग यहाँ पर मिलजुल के रहते हैं आपस में, ये ब्रांड हमारा डाइल्यूट हुआ है। क्योंकि जैसे ही टेंशन्स हाई हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इस प्रकार की स्टेटमेंट्स दी कि हम नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को चेंज कर देंगे, हमारे जो न्यूक्लियर बम हैं वो पटाखे फोड़ने के लिए नहीं हैं। इस प्रकार की जो एग्रेसिव स्टेटमेंट्स थी, इन स्टेटमेंट्स ने भी इंडिया की इमेज को डाइल्यूट करने का काम किया। उसके बाद फिर ऐसी चीज़ें जैसे असम में एनआरसी या फिर सिटीजन अमेंडमेंट बिल, तो इन सब चीज़ों ने हमारी जो हमेशा से आज़ादी के बाद से इमेज रही है, उस इमेज को थोड़ा प्रभावित करने का काम किया है, ऐसा राइटर के द्वारा बोला जाता है। कंक्लूजन में एक बात ये भी बोली जाती है, देखो सरकार का ये मानना है कि जैसे ही कश्मीर से रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाएगा, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है कश्मीर मूव पर, वो क्रिटिसिज्म अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन राइटर के अनुसार देखो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाएंगी, जो टेररिज्म संबंधित एक्टिविटीज़ हैं वो भी जोर पकड़ेंगी, तो फिर और ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने की संभावना है। राइटर इस सिचुएशन को कंपेयर करती हैं जैसे
किसी पर्सन ने लैंडमाइन पर पैर रख दिया है और अभी देखो पैर रखा हुआ है, पर्सन को पता है कि पैर हटाते ही जो लैंडमाइन है वो फट जाएगी, लेकिन अभी वो इस बात से सेटिस्फाई है कि अभी फटी नहीं है, अभी पैर लैंडमाइन के ऊपर रखा हुआ है। उसी प्रकार से सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कश्मीर इश्यू के ऊपर। उनको लगता है कि अभी वायलेंस नहीं हुआ है, लेकिन वायलेंस हो सकता है जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस हटाई जाती हैं, यानी लैंडमाइन फट सकती है। ये एग्जाम्पल राइटर के द्वारा दिया जाता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।